हेलो गर्ल्स, मैं हूं डॉक्टर श्वेता व्यास, सहायक आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, राजस्थान। और हम कम्युनिटी हेल्थ यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विषय में यूनिट 3 पर आ गए हैं। और यूनिट 3 में हम पढ़ रहे हैं रोगों में क्या, रोगों के कारण, संचरण, लक्षण, उद्भवन काल, उपचार और प्रतिरोधक उपाय। तो इसमें हम डिप्थीरिया पढ़ चुके थे और अब हम पढ़ रहे हैं काली खांसी। तो काली खांसी या कुकर खांसी, जिसको इंग्लिश में वूपिंग कफ या फिर पर्ट्यूसिस भी कहते हैं, और ये बहुत ही खतरनाक, बहुत ही संक्रामक संक्रमण है। और इसको इसलिए इंग्लिश में पर्ट्यूसिस और वूपिंग कफ के नाम से जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है ये अपन इसको आगे पढ़ेंगे। ये जो है काली खांसी शिशुओं के लिए विशेष रूप से खतरनाक होती है। यूँ तो किसी को भी संक्रमण हो ही सकता है, जिसका भी इम्यूनिटी वीक है उसको संक्रमण हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित नवजात शिशु और बच्चे होते हैं। तो खांसने के लिए, क्योंकि शिशुओं के लिए खाना पीना, सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि ये इतनी ज़्यादा अब बीमारी रही नहीं है घातक, इसलिए क्योंकि ज़्यादा केसेस नहीं आ रहे हैं इंडिया में। इन्फेक्शन इसका इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम टीकाकरण बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हो रहा है, सबको टीकाकरण किया जा रहा है। तो इसलिए अब इतने ज़्यादा केसेस नहीं आ रहे हैं। हम देखते हैं कि हर साल के 10 लाख से कम तक मामले इंडिया में सामने आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिनके लिए है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो हमें कम से कम इसको पहचानना और इसकी जांच आवश्यक होती है जब भी ऐसा आपको दिखने में आए। इसकी जांच के लिए प्रयोगशाला परीक्षणों या इमेजिंग की आवश्यकता होती है, और लेकिन इसे टीके द्वारा रोका जा सकता है, जो कि एक सरल उपाय है। अब हम देखिए कि क्यों होता है, काली खांसी क्यों हो रहा है। काली खांसी एक संक्रामक रोग है और ये एक बैक्टीरिया के कारण होता है, जो कि है बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। इसकी वजह से इस बीमारी का नाम पर्ट्यूसिस भी है। और ये बैक्टीरिया सांस से संबंधित बीमारी के दौरान शरीर में जहर छोड़ता है। और इससे क्या होता है, सीलिया, जो आपने अभी फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा पिछले साल, सीलिया क्या होता है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो होता है सीलिया, उसको नुकसान पहुंचता है और नाक की नली में सूजन पैदा हो जाती है। तो सांस लेने में परेशानी भी होती है और इन्फ्लामेशन की वजह से कफ डेवलप होता है, बहुत ज़्यादा कफ डेवलप होता है और उसकी वजह से बच्चे को बहुत परेशानी आती है। संक्रमण प्रसार देखा जाए यानी कि किस तरह से ये फैलता है, तो खांसने या छींकते समय हवा के साथ निकलने वाली छोटी छोटी बूंदों से ये फैलता है। मतलब बहुत ज़ोर की खांसी आती है बच्चे को, तो वो मुंह खोल के खांसेगा, तो इस समय में उसके मुंह से जो छोटी छोटी बूंदें निकलती है, उनसे वो सब जगह जो भी आसपास बच्चा है तो उसको हो सकता है। इसके अतिरिक्त मुंह की लार से, जैसे झूठा पानी पी लेते हैं, मुंह लगा के पानी पीते हैं, झूठा चम्मच काम लेते हैं, या किस्सियाँ करते हैं छोटे बच्चे एक दूसरे को, तो उससे फैल जाता है। त्वचा का त्वचा से संपर्क होने पर हाथ मिलाना या गले लगना, इस संक्रमण के कारण अनियंत्रित खांसी और सांस लेने में तकलीफ होती है। उद्भवन काल देखा जाए तो ये 7 से 14 दिन का होता है, तब तक पता ही नहीं चलता और संक्रमण उससे पहले शुरू हो चुका होता है, यानी वो लोगों को संक्रमित कर सकता है। जो बच्चा है उसको साधारण जुकाम या इस तरह की सिम्टम होते हैं जिसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है जनरली, तो ऐसे समय में वो दूसरे बच्चों को इन्फेक्ट कर सकता है। संक्रामक अवधि देखी जाए यानी कि कब तक वो इन्फेक्ट कर सकता है, तो क्योंकि लक्षण उत्पन्न होने से पहले ही शुरू हो जाता है, वो लक्षण उत्पन्न होने के बाद लगभग 3 सप्ताह तक रहता है। अगर इलाज प्रॉपर नहीं हो रहा है तो इलाज शुरू होने के 5 दिनों के अंदर अंदर रोगी संक्रामक नहीं रहता, तो यानी कि टाइम से इलाज होना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके लक्षण क्या क्या हैं, बहुत से लक्षण हैं, जैसे कि शुरुआत जो होती है वो ठंड जैसे लक्षणों के साथ उत्पन्न होती है। आप देखिए लक्षण, पहला है जैसे बहती नाक, नॉर्मल है, ऐसा लगता है कि बच्चों में नॉर्मली ये चीज़ हुआ करती है। फिर नाक में जमाव यानी भारीपन और छींकें आना, जैसा कि अक्सर जुकाम में होती है। फिर दर्द के साथ पानी से भरी लाल आँखें, ये भी जुकाम में होता है, ये बहुत तेज़ जुकाम हुआ है ऐसा ही लगता है। फिर बुखार आने लगता है, हल्का बुखार होता है और खांसी होती है। तब तक भी ये फर्स्ट स्टेज में ही चल रहा होता है, हम आगे स्टेजेस पढ़ेंगे इसकी। फिर उसके बाद खांस है इसका सेकंड स्टेज में, खांसते वक्त हू की आवाज़ आती है, जिसकी वजह से इसका नाम वूपिंग कफ रखा गया है। अजीब सी आवाज़ आती है,
तो इसकी वजह से इसको कुकर खांसी, कुत्ता खांसी या वूपिंग कफ ऐसा भी कहा जाता है। फिर सामान्य अस्वस्थता शुरू से बनी रहती है, ऐसा लगता है कि तबीयत ठीक नहीं है, थकान थकान बनी हुई है बच्चे में, ऐसा होता है। फिर एपनिया यानी कि सांस नहीं आ रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है सांस की नली में और उसके अंदर कफ भर जाता है कि उसको सांस रुक जाती है बच्चे की और बहुत ही मुश्किल आती है सांस लेने में। सामान्य सर्दी के लक्षणों के 3 से 7 दिन बाद ये सूखी खांसी आती है और खांसी इतनी ज़्यादा होती है कि खांसी करते करते उसको वॉमिट हो जाती है या फिर बाद में वॉमिट हो जाती है। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है बच्चे के लिए और उसी की वजह से थकावट भी होती है, उससे कुछ खाया नहीं जाता है और वीकनेस आ जाती है बहुत ज़्यादा, नींद पूरी नहीं होती है और खाना भी नहीं खाया जाता है तो और भी ज़्यादा वीकनेस आती है। कभी कभी ये जो कफ है ये खांसते खांसते और जो उसका जो बहुत ज़्यादा थूक का सिक्रीशन होता है वो सांस की नली में चला जाता है और इसकी वजह से निमोनिया भी हो जाता है और इतना ज़्यादा ज़ोर लगता है कि उसकी जो नसें जो है बहुत ही ज़्यादा उभरी हुई दिखाई देने लगती है गर्दन के पास में और चेहरे की नसें जो है चेहरा लाल हो जाता है और उसकी वजह से नाक में, आँख में या मस्तिष्क में रक्तस्राव भी हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से। यदि हर्निया है तो वो बढ़ जाएगा क्योंकि उसका पेट और सब चीज़ बहुत खिंचाती है उसमें। कुछ बच्चे जो शिशु होते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे जो है बिल्कुल भी नहीं खांसते हैं, लेकिन उनकी सांस लेने में तकलीफ़ होती है और रंग नीला पड़ने लग जाता है। अभी भी हम इसको 3 चरणों में समझ सकते हैं। जैसे कि पहला चरण है कि ये स्टेज 1 से 2 सप्ताह तक रहती है। इसको कैटरल स्टेज भी कहते हैं और इस दौरान नाक बहती रहती है, छींकें आती है, हल्का बुखार रहता है यानी कि 100 डिग्री या 101 डिग्री ऐसा तक बुखार रह सकता है और कभी कभी खांसी आती है। तो ये आम सर्दी की तरह लगता है, बाद में खांसी तेज़ होने लगती है। दूसरे चरण में ये स्टेज जो है 1 महीना या कभी कभी 2 महीना तक रह सकता है, जनरली 1 महीना तक रहता है ये और इसे पैरोक्सिमल स्टेज कहा जाता है। ये स्टेज जो है बहुत ही ज़्यादा, इसी में डायग्नोसिस होता है। इस स्टेज में खांसी बहुत ज़्यादा होती है, खांसते वक्त काफ़ी ज़्यादा आवाज़ होती है और इस दौरान उल्टी भी हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और ये भौंकने जैसी आवाज़ आने की वजह से इसको कुत्ता खांसी कहते हैं, जबकि सांस नहीं आ रही है तो अंदर की तरफ से आवाज़ आती है क्योंकि जगह ही बहुत कम होती है सांस नली में, इसलिए आवाज़ आती है। तीसरे स्टेज में जो 7 से 20 दिन तक, कभी कभी महीने भर तक भी रह सकती है, इसको कन्वलसेंट यानी कि रिकवरी चरण कहा जाता है। इसमें धीरे धीरे बीमारी बेहतर होती है और अगर उपचार दिया जाता है तो इन्फेक्शन कम हो जाता है और आराम आने लगता है। तो इसलिए डॉक्टरी जांच इसमें बहुत ज़रूरी है, शुरुआत से करवाते रहना चाहिए। अब रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है? तो ये आसान उपाय है कि सभी शिशुओं के लिए कुकर खांसी का टीका लगवाना आवश्यक है और ये टीकाकरण प्राय डीटीपी, जो आपने पहले भी किस में पढ़ा था, अभी जो लास्ट हमारा लेक्चर था डिप्थीरिया का, उसमें भी हमने डीटीपी का जिक्र आया था। डीटीपी क्योंकि डिप्थीरिया, टिटनेस और कुकर खांसी तीनों के लिए दिया जाता है। अब इस टीके को 6 सप्ताह से 9 महीने की आयु में 3 खुराकों में दिया जाता है। आप समझे कि 6 सप्ताह से 9 महीने, 6 सप्ताह यानी 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीने से 9 महीने की आयु में 3 खुराकों में दिया जाएगा और काफ़ी लंबा टाइम है तो आराम से उसको आगे पीछे दिया जा सकता है और तीनों में 1 महीने का अंतराल होता है, कम से कम 1-1 महीने का डिस्टेंस तीनों खुराकों में रखा जाए। और बूस्टर टीका 2 व 5 वर्ष की आयु में दिया जाता है, लेकिन किसी भी कंडीशन में 6 साल के ऊपर के बच्चे को डीटीपी नहीं दिया जाता है। इसके एडवर्स इफ़ेक्ट हो सकते हैं और ज़्यादा कुछ काम का भी नहीं रहता ये। तो ये शुरुआती डोज जो है वही इसको इस समय का टाइम जो है निकाल देती है, जो बचपन में ज़्यादा इन्फेक्शन होने का चांस रहता है तो उससे वो दूर रहता है। फिर आता है प्रतिरोधात्मक उपाय क्या किए जाएं, यानी कि आप क्या कर सकते हैं उसको रोकने के लिए। भाई प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, दूसरे लोगों को ना हो जाए इसका ध्यान रखें। तो डॉक्टरी सलाह के अनुसार उपचार कराना चाहिए। रोगी को अन्य बच्चों से पृथक रखना आवश्यक है, कभी भी साथ में ना रखें, नहीं तो बच्चों को बहुत जल्दी इन्फेक्शन एक से दूसरे में फैल सकता है। और उसको शांत और अलग कमरे में रखना चाहिए
और डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर उसको थोड़ा भी डिस्टर्ब होता है तो उसको खांसी का दौरा पड़ सकता है वापस से, और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उसको झेलनी पड़ सकती है। इसलिए उसको शांत रखा जाए, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं हो, बहुत ज़्यादा शोर नहीं हो, अंदर के कमरे में हो, इस तरीके से उसको रखा जाना चाहिए। और जो भी चीज़ें वो काम लेता है, जैसे कि कपड़े हैं या खिलौने हैं, कमरे हैं, बिस्तर, कपड़े, हर चीज़ जो है विसंक्रमित करवानी चाहिए, जिससे कि एक से दूसरे में ये इन्फेक्शन नहीं फैल पाए। तो इस तरह से आपने देखा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए। बस अभी इतना ही गनीमत है कि ये इंडिया में बहुत ज़्यादा नहीं है, और ये रेयर डिजीज़ में आता है। वर्ल्ड में ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं रहा है, वरना ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। बहुत ही ज़्यादा इसमें तकलीफ़ बच्चे को देखनी पड़ती है, और काफ़ी लंबा ये समय है। 2-3 महीने तक अगर ये ऐसी तकलीफ़ झेलता है बच्चा, तो उसका डेवलपमेंट स्लो हो जाता है, और उसकी वजह से उसके अंदर बहुत ही कमज़ोरी आ जाती है, और वो अपने साथ के बच्चों से पीछे हो जाता है। तो इसलिए इसका ध्यान रखा जाना चाहिए कि इसका इन्फेक्शन नहीं फैले। अगर ये आपको इस तरह के लक्षण किसी में भी दिखाई देते हैं, तो इस बात का एकदम ध्यान आकर्षित होना चाहिए। और जो छोटे बच्चे हैं जो नज़र में आते हैं, छोटे बच्चों को ज़रूर ही टीका टाइम पे लग जाना चाहिए। टीका लगने पर थोड़ा सा एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं, यानी कि जैसे सूजन होगी जहाँ पर इंजेक्शन लगा है, मांसपेशियों में इंजेक्शन लगता है, और उसकी वजह से थोड़ा सा वहाँ पे सूजन होती है, लाल लाल दिखाई देगा, और किसी किसी को फ़ीवर आ जाता है, 100 डिग्री तक फ़ीवर आ सकता है, लेकिन ये 2-3 दिन में ठीक हो जाते हैं। और आगे की जो स्टेज है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बीमारी होने की चांसेस टल जाते हैं। तो इसके लिए किस तरह के टीके होते हैं, इसके ऊपर हम बाद में जब इम्यूनाइजेशन शेड्यूल या टीकाकरण के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको इसके बारे में और भी जानकारी मिलेगी। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें, और जो मैं आपको क्वेश्चंस देती हूँ वो सॉल्व करें, और इसके नोट्स ज़रूर बनाएं। और मैं बहुत जल्दी आपको जो क्विज़ देने वाली हूँ, तो हर यूनिट के ऊपर एक क्विज़ बना के मैं आपको दूँगी, और इस तरह से आपका रिवीजन भी होगा, और आपको जब मंथली टेस्ट होंगे तो उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको आप अच्छे से पढ़ें। मैं आपको पीडीएफ भी दे रही हूँ, हो सके तो प्रिंट निकलवा लीजिए, प्रिंट नहीं हो सकता है तो आप वैसे पढ़िए उसको, चाहे मोबाइल पे पढ़ें, चाहे लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे, किसी पे भी, लेकिन उसको पढ़ें और अपनी कॉपी में इसके नोट्स बनाएं। तो इससे आप भी फ़ायदे में रहेंगे। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के लिए। ओके, थैंक यू।